हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तो कैसे हो? उम्मीद है हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे आप। तो मेरा नाम है चंचल कुलदीप और आपका स्वागत है इस खूबसूरत से सेशन में जिसका नाम है ईसीआई नीट। और आज हम समझेंगे हीमो डायलिसिस या आर्टिफिशियल किडनी, ये क्या होती है और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जो है ना, नाइट्रोजनस वेस्ट बनते रहते हैं। हमारे अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट किसके फॉर्म में बाहर निकलता है? यूरिया के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो उनको रिमूव करने का काम किसका होता है? किडनी का होता है। किडनी क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करती है और जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो यूरिया है उसको बाहर निकाल देती है यूरिन के थ्रू। ठीक है। लेकिन बाय चांस किसी पर्सन की किडनी मान लो खराब हो गई या नॉन फंक्शनल हो गई, तो नॉन फंक्शनल होगी तो ब्लड फिल्टर नहीं होगा, तो यूरिया बॉडी के अंदर क्या होगा? बढ़ता रहेगा। तो यूरिया का लेवल बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, क्या बोलेंगे उसको? यूरेमिया कंडीशन। यूरेमिया मतलब यूरिया का लेवल बढ़ेगा ब्लड के अंदर। तो इससे तो डेथ हो सकती है ना, तो डेथ हो सकती है। तो इसका तरीका क्या है कि आप सोचोगे कि दूसरी किडनी लगा दो। अरे इतना आसान थोड़ी है कि बाजार में मिलने वाली कोई ऐसा चीज थोड़ी है कि आप जाओगे किडनी दे दो और लगा दी। डोनर भी मिलना चाहिए उसके लिए। तो मान लो कि आप को डोनर नहीं मिल पा रहा या आप ट्रांसप्लांट नहीं करवा पा रहे हो, तो उस केस में फिर दूसरा तरीका है हीमोडायलिसिस या आर्टिफिशियल किडनी का यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें सिंपली देखिए, एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो वो तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप इस टॉपिक को डायग्राम से नहीं समझोगे। तो सिंपली मैं आपके लिए एक डायग्राम बनाता हूं कि ये जी साहब, ये है एक चैम्बर होता है कि हीमोडायलिसिस या आर्टिफिशियल किडनी में क्या होगा। ठीक है। एक चैम्बर है और उसके अंदर होती है ऐसे कुंडलित नलिकाएं। क्या होती है जी साहब? ये कुंडलित नलिकाएं, इनको क्या बोला जाता है? सेलोफेन। सेलोफेन ट्यूब बोला जाता है। क्या बोलेंगे? सेलोफेन ट्यूब, जो कि किससे बनी होती है? सेलोफेन मेम्ब्रेन से बनी होती है। ठीक है। सेलोफेन ट्यूब किससे बनी होगी? सेलोफेन मेम्ब्रेन से बनी होती है। अभी क्या देखिए, अब जिस पर्सन का हमको क्या करना है? ब्लड फिल्टर करना है, तो उसकी आर्टरी जो है, ये आर्टरी है उसकी आर्टरी। एक मिनट, आपको दिख भी रहा है कि नहीं? हाँ, दिख रहा है। जो पर्सन है जिसका हीमोडायलिसिस करना है या जिसका जो ब्लड है वो फिल्टर करना है, उसकी जो आर्टरी है वहां से ब्लड निकालेंगे बाहर। वहां से ब्लड क्या करेंगे? हम बाहर निकालेंगे और उसको ला करके किससे कनेक्ट कर देंगे? सेलोफेन ट्यूब के साथ कनेक्ट कर देंगे हम। ठीक है। सेलोफेन ट्यूब से ला करके कनेक्ट कर देंगे। अब एक चीज का आपको पता है कि जैसे ही बॉडी से ब्लड बाहर आता है, जैसे ही बॉडी से ब्लड बाहर आता है तो वो क्या हो जाता है? कोगुलेट हो जाता है ना। तो ब्लड को कोगुलेट होने से रोकने के लिए इसमें पहले क्या डाल दिया जाता है? हेपेरिन डाल दिया जाता है। क्या डाल दिया जाता है? हेपेरिन, जो कि क्या होता है? एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट होता है जिससे कि ब्लड बॉडी से बाहर आने के बाद में वो जमेगा नहीं, कोगुलेट नहीं होगा, क्लोट नहीं होगा। ठीक है जी साहब। अब ब्लड आ गया कहां पर? सेलोफेन ट्यूब के अंदर आ गया। अब आगे क्या? आ तो गया, लेकिन आगे करना क्या है इसका? आगे करना इसका ये है कि साहब, ये जो ब्लड है ना, ये सेलोफेन ट्यूब के अंदर क्या हो गया? भर गया। अभी सेलोफेन ट्यूब के चारों तरफ ऐसे, चारों तरफ क्या भरा रहता है? डायलाइजिंग फ्लूइड भरा रहता है। सारा खेल इस डायलाइजिंग फ्लूइड का ही है। इस सेलोफेन ट्यूब के बाहर क्या भरा रहता है? ऐसे डायलाइजिंग फ्लूइड। ये क्या है? डायलाइजिंग फ्लूइड। कंपोजिशन, कंपोजिशन लाइक ब्लड प्लाज्मा। लाइक ब्लड प्लाज्मा। देखिए, हमारी बॉडी का ब्लड मतलब जिस पेशेंट का जो ब्लड है ना, जिसको हम फिल्टर करना चाहते हैं, वो कहां पर है? इस सेलोफेन ट्यूब के अंदर है। और इस सेलोफेन ट्यूब में क्या होते हैं? पोर प्रेजेंट होते हैं। पोर प्रेजेंट होते हैं। वो पोर इतने भी नहीं होंगे कि पूरा का पूरा ब्लड ही बाहर आ जाए, पूरा का पूरा ब्लड ही बाहर आ जाए, इतने भी नहीं होते वो। ठीक है। अब वो कितने होते हैं मैं बताता हूं आपको, थोड़ी देर रुकिए आप। तो इसके अंदर भी क्या है? ब्लड भरा हुआ है। और जो बाहर फ्लूइड है उसका कंपोजिशन भी कैसा है? ब्लड प्लाज्मा के जैसा है। ब्लड प्लाज्मा के जैसा है।
ठीक है। और इसमें जो पोर प्रेजेंट है, सेलोफेन ट्यूब में पोर प्रेजेंट है, उन पोर से होकर के आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स नहीं आ सकती, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स नहीं आ सकती। तो ये जो इसका कंपोजिशन है ना, लाइक ब्लड प्लाज्मा बट नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या होते हैं यहाँ पर, एब्सेंट होते हैं। इस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या है, एब्सेंट है। और बाकी सारा कंपोजिशन किसके जैसा है, ब्लड प्लाज्मा के जैसा है। बाहर नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं है, लेकिन अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रेजेंट है। तो आपको पता है कि कोई भी पार्टिकल जो है ना, वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना पसंद करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है। तो जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, तो जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो क्या होगा, सेलोफेन ट्यूब से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। नाइट्रोजिनस वेस्ट आ गया बाहर। ठीक है। हमको क्या करना था, ब्लड में से ये नाइट्रोजिनस वेस्ट यूरिया ही तो बाहर निकालना था। तो हमने क्या कर दिया, बाहर का जो कंपोजिशन है डायलाइजिंग फ्लूइड का, वो एज इट इज क्या कर दिया, ब्लड प्लाज्मा के जैसे बना दिया और इसमें पोर करवा दिए, जिससे कि बाकी जो कंटेंट है वो तो बाहर आएगा नहीं, बस सिर्फ बाहर क्या आएगा, नाइट्रोजिनस वेस्ट है यूरिया बाहर आएगा। ब्लड फिल्टर हो गया, ब्लड फिल्टर हो गया। अब इस ब्लड को वापस कहां पर हमको, बॉडी के अंदर पहुंचाना है ना, बॉडी के अंदर हमको पहुंचाना है। तो इसको वापस क्या कर दो, बॉडी के अंदर ऐसे वीन के अंदर डाल दो। वीन के अंदर हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं ब्लड को वापस, पेशेंट की जो वीन होती है ना उसके अंदर। लेकिन उससे पहले हमने जो हेपेरिन डाला था उसको कंट्रोल करना पड़ेगा कि नहीं, कि पता चला कि बॉडी के अंदर हेपेरिन का अमाउंट बढ़ गया, वैसे ऑलरेडी हेपेरिन होता है और हमने बाहर से हेपेरिन डाल दिया, तो चोट लग गई कभी उसको बाई चांस, तो चोट लगने के बाद में पता चला कि उसको ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है। या जब वो पेशेंट जब हीमोडायलिसिस करवा करके वो जो सिरिंज है, ठीक है ना, वो जो सुई लगाई जाती है जिसके थ्रू ब्लड अंदर जा रहा है, वो जैसे हमने रिमूव की तो ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है, ब्लड पूरा का पूरा बाहर निकाल दिया। ठीक है। तो उससे पहले क्या डाल देते हैं हम, एंटी हेपेरिन इसके अंदर डाल देते हैं। एंटी हेपेरिन क्या करेंगे, ब्लड के अंदर डाल देंगे। लेकिन अभी आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि सर ये यूरिया बाहर आ रहा है, हाँ जी साहब बाहर आ रहा है, तो थोड़ी देर बाद में यहां भी यूरिया, यहां भी यूरिया, तो नाइट्रोजनस वेस्ट या यूरिया का जो लेवल है वो दोनों अंदर और बाहर इक्वल हो जाएगा कि नहीं, तो इक्वल हो जाएगा तो डिफ्यूजन तो बंद हो जाएगा, तो पूरा का पूरा यूरिया तो बाहर आ ही नहीं पाएगा, हाँ नहीं आ पाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि लगातार डिफ्यूजन होता रहे, तो इससे बचने के लिए इस डायलाइजिंग फ्लूइड को हम क्या करते रहते हैं, लगातार चेंज करते रहते हैं। डायलाइजिंग फ्लूइड को क्या करते हैं, ऐसे लगातार बाहर निकालते रहते हैं, जिससे और एक तरफ से नया डायलाइजिंग फ्लूइड क्या करते रहते हैं, अंदर डालते रहते हैं। ठीक है। जिससे कि जो है ना वो इक्वल ना हो, अमाउंट दोनों तरफ इक्वल ना हो। ठीक है, आई बात समझ में। तो ऐसे करके क्या करते हैं, बार बार इसको रिपीट करते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा यूरिया जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है और फिर वापस जो है ना बॉडी नॉर्मल फंक्शन करने लग जाती है। ठीक है। और अगर आपको इसका प्रिंसिपल पूछ ले, एग्जाम में प्रिंसिपल पूछ ले कि जो हीमोडायलिसिस या जो आर्टिफिशियल किडनी है उसका प्रिंसिपल क्या है, तो इसका प्रिंसिपल क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अरे जो यूरिया बाहर आ रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर आ रहा है, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही तो आ रहा है ना। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आप एनसीईआरटी में लिख लेना। ठीक है। ये डायग्राम आप बना लो और इस डायग्राम को बनाने के बाद में, इस डायग्राम को बनाने के बाद में और इस वीडियो को देखने के बाद में अब जब आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओगे तो आपको एक एक चीजें जो है ना लाइन समझ में आएगी। ठीक है। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा और वीडियो जो है अब एनसीईआरटी की रीडिंग लगाने के बाद में आपको और बाकी का सारा जो पोर्शन है एनसीईआरटी का वो भी क्लियर हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है कि आपने कोई भी कोर्स ज्वाइन कर रखा है कहीं पर भी, किसी भी इंस्टीट्यूट में, सभी टीचर अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद में आपको जो डाउट रहते हैं, तो अगर आपके डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है हमारी, वहां पर आप कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हो, नीट से रिलेटेड, 11th 12th से रिलेटेड, तो उसका इंस्टेंट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।